अच्छा, आज से हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं बैकएंड। ठीक है, और जो बैकएंड हम देखेंगे वो मर्न स्टैक का बैकएंड होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने रिएक्ट जेएस पढ़ी, एचटीएमएल पढ़ी, सीएसएस पढ़ी, जावास्क्रिप्ट देखी, टेलविंड सीएसएस देखी, रिडक्स देखी। वो समझ नहीं आई एक अलग बात है, बट देखी, सही है ना। तो कुछ चीज़ें हमने देखी और अब हम देखते हैं बैकएंड के बारे में। अच्छा, हमने यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो है मर्न स्टैक का। ठीक है, मर्न के अंदर से हम लोगों ने सिर्फ अभी तक सिर्फ इस आर का ही यूज करा है बस। बाकी ना एम पढ़ा, ना ई पढ़ा, ना एन पढ़ा। अब इनका मतलब क्या है मर्न का, सबर तो करो। इस मर्न का मतलब ये है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस और रिएक्ट जेएस, इसके अलावा नोड जेएस। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है मर्न स्टैक का कोर्स है। इस कोर्स के अलावा भी हमारे पास और कई सारे स्टैक होते हैं, कई सारे स्टैक होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मीन स्टैक भी होता है। बस इस जगह पे रिएक्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, एंगुलर जेएस आ जाएगा। इसकी जगह पे हमारे पास एक होता है मेवन स्टैक। इसकी जगह पे सिर्फ क्या आ जाएगा, व्यू आ जाएगा, व्यू जेएस। ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। यहाँ पर हमारे पास ये तीन तरह के स्टैक होते हैं। ये स्टैक इससे ज़्यादा भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि बताता हूँ, लैंप स्टैक होता है। ठीक है, लैंप स्टैक भी होता है। इसके अलावा जेम स्टैक भी होता है। ठीक है, इसके अलावा पर्न स्टैक भी होता है, और भी होते हैं, कई सारे होते हैं। अब जैसे कि लैंप होगा, इसमें लिनक्स होता है, अपाची होता है, माइस्क्वेल होता है और पीएचपी होता है। पी का मतलब ये हमारे पास सारा कुछ यही होता है, ये हमारे पास सब कुछ यही होगा। बट पी की जगह पे क्या आ जाएगा, मोंगोडीबी जगह पे पोस्टग्रेसक्यूएल आ जाएगा, पोस्टग्रेसक्यूएल आ जाएगा। ठीक है ना, नहीं पर्न स्टैक है। ठीक है, ये एक्सप्रेस हो गया, ये रिएक्ट हो गया, नोड जेएस हो गया। तो हमारे पास डेटाबेस चेंज हो जाएगा। तो ये एक काफ़ी अच्छा स्टैक है, बहुत अच्छा स्टैक है ये। हम सबसे अच्छे की बात नहीं कर सकते, हम ये देख सकते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। मतलब हमें, हमारे पास जो काम है, हम जो बनाना चाह रहे हैं, उसमें कौन सा बेस्ट रहेगा। अब ये ऐसे पता चलेगा, आपके पास एक एंटरप्राइज अगर एप्लीकेशन है तो आप हमेशा इस मीन स्टैक की तरफ जाओगे, अच्छा लगेगा आपको ये। अगर आपके पास कोई रियल टाइम एप्लीकेशन है, रियल टाइम एप्लीकेशन, चैटिंग एप्लीकेशन, जैसे कि ऊबर टाइप एप्लीकेशन, बाइक टाइप एप्लीकेशन, इनड्राइव टाइप एप्लीकेशन, जो फास्ट काम करती है, छोटी एप्लीकेशन, मिड लेवल की एप्लीकेशन, वो आपके लिए मर्न स्टैक बेहतरीन है, समझे। फिर ये थोड़ा मेवन थोड़ा कम यूज़ होता है। ठीक है ना, इसकी मार्केट में डिमांड कम है, सबसे ज़्यादा वैसे इसका यूज़ है। लेकिन अब मार्केट में आस्ते आस्ते ये ऊपर की तरफ हो रहा है। लेकिन ये अपनी जगह मीन स्टैक जो है, ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन पे ये यूज़ होता ही होता है। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन पे ये यूज़ होगा। और ये जो है नहीं, हाँ, मीन इस टाइप के लिए हो गया। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ईआरपी सिस्टम हो गए, ठीक है, अकाउंट सिस्टम हो गया, आपके उस टाइप की एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मान लो एंटी ग्रेविटी की वेबसाइट है, आपका लिंक्डइन एंगुलर पे बना हुआ है, आपका एंटी ग्रेविटी की जो वेबसाइट है एंगुलर पे बनी हुई है। आप नहीं, ये रिएक्ट पे बना हुआ है। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके अलावा नेटफ्लिक्स हो गया, गिटहब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये सब रिएक्ट के ऊपर इनका यूआई डिज़ाइन है। अब एंगुलर के अंदर, सॉरी, यूट्यूब के अंदर भी एंगुलर का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, पहले तो ये लोग नेक्स्ट जेएस का यूज़ करते थे, बट अभी इन लोगों ने फिलहाल एंगुलर यूज़ कर रहे हैं ये।
तो ये अलग अलग स्टैक होते हैं, लेकिन ये जो तीन मैंने ऊपर एक साथ रखे हैं ना, इन तीन को एक साथ रखने का मतलब ये है ये तीनों जावास्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं, ये तीनों ही जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं और इनके अंदर जावास्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ तो लो, ये इसके ऊपर जो हम पूरी वेबसाइट बना रहे हैं ये पूरी वेबसाइट के अंदर ही प्योर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्योर जावास्क्रिप्ट का यूज केस नहीं होगा। जैसे कि ये लैंप स्टेक है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज जो है नहीं है, इसके अंदर कई जगह पर हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता। इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का है, लेकिन यहाँ पर डेटाबेस कुछ और है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मोंगोडीबी है वो भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है यहाँ पर। हाँ, तो ये इनमें फर्क होता है। ये तीनों जो है ना, तीनों प्योर जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं। अगर इन तीनों को अच्छी तरीके से रटना है तो आप लोग जो है प्योर जावास्क्रिप्ट अच्छी तरीके से मास्टर कर लो। दूसरी बात, मर्ज स्टैक जो है सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है कंपेयर टू मीन के। मीन के अंदर जो है ना टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ है, दूसरा यहाँ पर मॉड्यूल वाइज काम होता है, तो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, लंबी आपको झंझट करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। सर ये Next.js जो होता है ये इनमें से किसी में भी नहीं आता। नेक्स्ट जेस जो है इस रिएक्ट का फ्रेमवर्क है। अब जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के कई सारे फ्रेमवर्क और कई सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि 14,44,231 में बता चुका हूँ, जिसमें से रिएक्ट आपकी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क भी होते हैं, लेकिन अगर मैं इस रिएक्ट की बात करूं, इस रिएक्ट का भी खुद का एक फ्रेमवर्क होता है। मतलब एक तो रिएक्ट खुद लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, लेकिन रिएक्ट का भी एक फ्रेमवर्क है, यानी कि रिएक्ट से अच्छा भी एक पावरफुल टूल है जो कि नेक्स्ट जैसे वो इसका फ्रेमवर्क है। इसका ये जो है जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो रिएक्ट आ जाएगी, और अगर आपको रिएक्ट आती है तो नेक्स्ट जेस भी आ जाएगी। ये इस तरह से इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही है, समझे बात को। इसी तरह से जैसे कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है Vue.js, ये फ्रेमवर्क है, ये लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है ना, ये फ्रेमवर्क है। जैसे कि एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, बट मैं व्यू की बात करता हूँ, तो इस Vue.js का भी खुद का एक फ्रेमवर्क होता है जो कि Next.js, ये इस व्यू का फ्रेमवर्क है। जैसे कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क नेक्स्ट है ना, इसका फ्रेमवर्क नेक्स्ट है। अब और भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सप्रेस.js पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा, हम Node.js पे काम कर रहे हैं तो हमारा हो गया Node.js, ठीक है। अब इस Node.js के कई सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे कि एक्सप्रेस.js, ये फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज नहीं है, एक्सप्रेस.js, ठीक है। इसके अलावा Nest.js, ये बहुत अच्छा है, एक्सप्रेस से कई गुना, हाँ ये एक्सप्रेस से बहुत गुना अच्छा है नस्ट। इसके अलावा हाँ फास्टिफाई, ये भी अभी ये नया पॉपुलर हो रहा, बट इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फास्टिफाई की, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, कोवा हो गया, तो फिर वो क्या है? क्या वो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर जो Node.js के अंदर से हम यहाँ पर नहीं, वो मन में नहीं आती, वो मोबाइल एप्लीकेशन अलग ही होती है, सही है। तो Node.js के अंदर आपके पास कई सारे फ्रेमवर्क हैं, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी उस तरह से उनके ही फ्रेमवर्क होते हैं, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आप बस एक को मास्टर कर लो, अदर आप लोगों को ज़्यादा डीप डाइव करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, गुजारा हो जाएगा। इस वक्त एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर जा रही है, अभी आस्ता से गिरो होते जा रही है, एस्ट्रो.js, वो भी अच्छी है। तो इस पर कोशिश करेंगे फ्यूचर के अंदर कभी वीडियो बनाने का मौका मिला तो डाल दूंगा उसकी वीडियो भी। तो एस्ट्रो काफ़ी पॉपुलर होते जा रही है अभी आस्ते आस्ते ना, वो भी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूआई के लिए होती है, वो यूआई बनाने के लिए, जैसे रिएक्ट है ऐसे वो है। तो बहरहाल हम लोगों ने ये अलग अलग स्टैक हैं। अब एक चीज़ सुनी होगी आप लोगों ने, कोई बोलता है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो कोई बोलता है कि मैं मल्टी स्टैक डेवलपर हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड तो इसी में आ जाता है। कोई बोलता है कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो कोई बोलता है मैं मल्टी स्टैक डेवलपर हूँ, तो कोई बोलता है मैं मेन स्टैक डेवलपर हूँ। तो बेसिकली ये जो फुल स्टैक डेवलपर है ना, ये मल्टी स्टैक उसका सबसेट है, बात समझे। फुल स्टैक का मतलब ये होता है, पहले एक बात समझाऊं,
हर एक फुल स्टैक डेवलपर मन स्टैक डेवलपर नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक मन स्टैक डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है। मतलब मैं अभी अपने उससे आगे लिखूं, करने के बाद लिख सकते हो, डेवलपर तो लिख सकते हो। लेकिन हर एक फुल स्टैक डेवलपर मन स्टैक डेवलपर नहीं हो सकता, लेकिन हर एक मन स्टैक डेवलपर फुल स्टैक डेवलपर होता है, होता है, हो सकते की बात नहीं, होता है। अब ये इस बात का मतलब क्या है? फुल स्टैक में होती है। अब फुल स्टैक का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर बांध के नहीं रखा हुआ कि आपने प्योर जावास्क्रिप्ट पे ही काम करना है, नहीं बांधा हुआ आपको। फुल स्टैक का मतलब है आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हो। आप बैकएंड में PHP लगा लो, चाहे Laravel लगा लो, फ्रंट एंड में आप चाहे Next.js का यूज़ कर लो, चाहे भले आप HTML CSS पे UI बना लो, रिएक्ट में यूज़ करो, आपको जावास्क्रिप्ट के साथ बांध के नहीं रखा हुआ होता। लेकिन ये जो मन स्टैक है ना, इसके अंदर आपको बांध के रखा हुआ है, आप इस स्टैक से निकल के बाहर नहीं जा सकते। आप PHP लगाना चाह रहे हो, नहीं लगा सकते, क्यों? आप मन पे काम कर रहे हो। आप कोई दूसरा डेटाबेस लगाना चाह रहे हो, नहीं लगा सकते, क्यों? आप मन पे काम कर रहे हो। अगर आपने को मन स्टैक फुल स्टैक है, हर फुल स्टैक डेवलपर का काम होता है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डिजाइन करना। लेकिन मन स्टैक का मतलब कि ये तो एक स्पेसिफिक फील्ड है ना, मतलब ये एक स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट डेवलपर के लिए डिजाइन की गई है, कह सकता है। मैंने क्या बोला? हर एक मन स्टैक डेवलपर फुल स्टैक है, यानी कि उसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आती हैं। वो एक अलग बात है कि वो काम प्योर जावास्क्रिप्ट पर ही करता है सारा, मतलब रिएक्ट एक्सप्रेस वगैरह सारी क्या है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, लेकिन उसको कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन वो फुल स्टैक खिलाएगा। लेकिन हर फुल स्टैक आला मन स्टैक इसलिए नहीं खिलाएगा, हो सकता है कि उसको PHP आती हो, उसको Node.js पे नहीं आती हो, उसका यानी कि बैकएंड उसका PHP पर हो, उसको Node.js सीखना ज़रूरी नहीं है। बात समझे? ये दोनों में फ़र्क है, मन स्टैक और फुल स्टैक के अंदर। तो फुल स्टैक वाला कभी भी मन स्टैक अपने आप को नहीं बोलेगा, मन स्टैक वाला फुल स्टैक अपने आप को बोल सकता है। ये फ़र्क है दोनों में। अब बहुत सारों को ये फ़र्क नहीं समझ में आता, समझे बात को? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक्डइन पे आप जाओगे ना तो हज़ारों आपको प्रोफाइल ऐसी नज़र आएंगी जहाँ पे लिखा होगा फुल स्टैक डेवलपर, मतलब AC लिख के रखा हुआ है, जबकि पता है नहीं कि है क्या। बात समझे? तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को यहाँ से भी दे सकता हूँ। फुल स्टैक एक अच्छी वेबसाइट है MongoDB की। MongoDB इस मन स्टैक को इस तरह से एक्सप्लेनेशन देता है। MongoDB वैसे तो डेटाबेस है, लेकिन इन लोगों के आर्टिकल भी होते हैं, ठीक है ना। MongoDB की आर्टिकल आप लोग पढ़ा करो तो ये बहुत अच्छे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ व्हाट इज मन स्टैक, ठीक है ना, तो ये एक MongoDB का आर्टिकल आएगा, ठीक है। ये MongoDB का ये देख रहे हो, कई सारे यहाँ पर स्टैक बता रहा है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपर हो गया, NoSQL स्टैक हो गया, और ये अलग अलग तरीके के यहाँ पर आने देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये मन स्टैक के बारे में बता रहा है। लेकिन अब ये देखो, ये MongoDB के आर्टिकल आ रहा है, इनका भी आ रहा है, अलग अलग तरीके का आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन देते हैं MongoDB वाले। इनकी इस बारे में पूरा एक लाइब्रेरी, मतलब इन्होंने पूरा एक लेक्चर लिखा हुआ है कि मन स्टैक इज वन ऑफ द सेवरल वेरिएशन ऑफ द मीन स्टैक, ठीक है ना। तो बोला मीन स्टैक क्या है? बोला मीन स्टैक MongoDB, एक्सप्रेस, एंगुलर, Node.js वेयर द ट्रेडिशनल एंगुलर फ्रंट एंड एंड फ्रेमवर्क इज रिप्लेस्ड विथ React.js, ठीक है। चलो इसको भी छोड़ो, आप नीचे आ जाओ। अब बोल रहा है सबसे पहले तो ये समझो कि टेक्नोलॉजी स्टैक क्या होता है, ठीक है। ये उसके बारे में बता रहा है कि बिफोर डाइविंग इनटू द मन स्टैक, सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट अ टेक्नोलॉजी स्टैक इज। अ टेक्नोलॉजी स्टैक इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये उसके बारे में बता रहा है, इसको पढ़ लेना, ये क्या होगा। अब ये उसके अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रहा है टेक्नोलॉजी स्टैक के अंदर 3 चीजें चाहिए, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। उससे नीचे आ जाओ। अब ये उसके बारे में डिटेल दे रहा है। अब यहाँ पे आता है व्हाट इज मन स्टैक। तो बोला है कि अ टेक्नोलॉजी स्टैक कैन बी कस्टम, डेवलपर कैन चूज द टेक्नोलॉजीज डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अब बाजू का जैसे आप सोचते हो ना कि जैसे आपने पूछा कब कौन सा चूज करना चाहिए, तो क्या बोल रहा है कि आपका डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सही है। या फिर प्री बिल्ट जो है आप लोगों को टेक्नोलॉजी दे दी जाती है, हैव बीन प्री डिसाइडेड, मतलब जैसे मन स्टैक पहले से डिसाइड है, मतलब मन स्टैक में आपको पहले से डिसाइड है कि जावास्क्रिप्ट पे काम होना है, पहले से डिसाइडेड है वो। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं पता नहीं चलेगा भाई? अगर आपके पास जब इन चीज़ों पर आप काम करोगे ना, तो आपको खुद एक वेबसाइट चलते हुए मुंह से बताएगी कि मतलब मज़ा नहीं आ रहा। आपको डेटाबेस, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम करा, कितनी स्लो चलती थी, रिएक्ट पे आया फील आ गई, पता चला ना कितना फर्क आ गया। तो ये इस तरह की फील आएगी आपको, बिल्कुल बेकार है, बहुत बेकार है।
हाँ हाँ, सही है, बेहतरीन बेहतरीन है। नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आएगा। और बाकायदा फेसबुक के अंदर बैकएंड लारावेल पर है, फेसबुक का बैकएंड लारावेल पर है, फ्रंट एंड रिएक्ट पर है। अब लारावेल पर इसलिए है क्योंकि लारावेल ऑथेंटिकेशन बने बनाए बहुत सारे फंक्शन वो पीएचपी का फ्रेमवर्क है, वो पीएचपी का फ्रेमवर्क है। तो उसके अपने बहुत सारे पीएचपी के कई सारे फ्रेमवर्क है, सिम्फनी हो गया, लारावेल हो गया, कोडनाइटर हो गया, अलग अलग तरीके के वो मतलब उसके फ्रेमवर्क होते हैं हाँ बिल्कुल, ये अलग अलग होते हैं। बहरहाल इसके ऊपर से मैं हटता नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मनी स्टैक प्री बिल्ट टेक्नोलॉजी होती है, मतलब पहले से डिजाइन की हुई थी बेस्ड ऑन जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि मनी स्टैंड मतलब उसका मतलब क्या है, फुल स्टैक क्या है, मोंगोडीबी एक्सप्रेस रिएक्ट नोड। ठीक है, उसके बारे में वो आपको बता रहा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए हम यूज़ करेंगे। तो नोड जेएस दी प्राइमरी जावास्क्रिप्ट वेब सर्वर रन टाइम। अब नोड जेएस बाज़ औक़ात लोग समझते हैं कि कोई लाइब्रेरी है या कोई फ्रेमवर्क है, तो मैं आपको बताता हूँ ये ना लाइब्रेरी है ना ही कोई फ्रेमवर्क है, ये एक सर्वर है, रन टाइम सर्वर। इससे पहले हो सकता है आप ये समझ रहे हो कि नोड जेएस कोई लाइब्रेरी होगी या कोई फ्रेमवर्क होगा। अब जैसे कि रिएक्ट का सर्वर है ना, वो ही नोड जेएस का सर्वर है, वही सर्वर है नोड जेएस का, उसको सर्वर बोलते हैं। सही है, इसको लिखे रहने दो, लेकिन ये एक लाइब्रेरी है, इसका एग्जैक्ट आंसर लाइब्रेरी है। बात समझे? अब इसको लोग जो है लाइब्रेरी भी बोलते हैं, लोग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर लाइब्रेरी है। आप गूगल पे सर्च मार लेना। अंडरस्टैंड? अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, आप एमसीक्यूज के अंदर लाइब्रेरी ही सिलेक्ट करना। फ्रेमवर्क करोगे गलत हो जाएगा, बोथ पे भी गलत है कि फ्रेमवर्क है ही नहीं ना। फ्रेमवर्क होता तो सब चीज़ें उसमें अवेलेबल होती, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यूआई लाइब्रेरी है, बस सिर्फ और सिर्फ आपका यूआई डिजाइन करके देती है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, अब यहाँ पर उसके बारे में बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अभी मैंने आपको क्या बोला, पहली चीज़ तो मैंने आपको एक क्लियर कर दी कि नोड जेएस एक सर्वर है। सर्वर क्या होता है कि हम अपना जो बैकएंड का कोड करेंगे उसको रन करने के लिए हमारे पास नोड जेएस काम करके देगा। अब मैं आपको एक हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी। सबसे पहले जब हमारे पास 1995 में जावास्क्रिप्ट आई, तो उसका मेन पर्पस क्या था? उसका सिर्फ मेन पर्पस जावास्क्रिप्ट को बनाने का ये था कि वेबसाइट के अंदर पेज लोडिंग करना, पेज के अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड करना, HTML CSS सिर्फ, बस। पहले तो उससे पहले भी HTML में बनती थी, 1991 के अंदर पहली बार HTML जब आई थी। हाँ, उससे पहले थी ही नहीं। और उससे पहले जो काम होता था XML पे होता था। XML वो भी एक HTML का भाई है, पुराना छोटा भाई है। सही है, अभी लेटेस्ट जो है वो HTML आई थी। फिर जो है 1991 के अंदर जब HTML आई तो किसी ने देखा कि इस तरह के कुछ इश्यूज हैं, तो फिर 1995 के अंदर CSS आई, फिर उसी साल ही जावास्क्रिप्ट आई। लेकिन जावास्क्रिप्ट को ये सोच के नहीं बनाया कि वेबसाइट में कमियां हैं, ये वो फलाना ढिमाका, नहीं। जावास्क्रिप्ट को तो जावा की टक्कर पे बनाया गया है। जावा पहले की है, जावा 90 मेरे ख्याल में 83 की है या 89 की है, वो उससे ही पुरानी है। जो सी है ना 1971 की, 1971 से, या तो 71 या तो फिर 81, इससे इससे हटकर नहीं है। अच्छा, बहरहाल उसको छोड़ो। अब जो है जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस ये था, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट के अंदर लोगों ने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर फ्रंट एंड को और ज़्यादा इन्हेंस करा, उसके अंदर बाकायदा डोम, पहले डोम के लिए थी नहीं, मतलब पहले हम जो डोम यूज़ करते हैं ना, ऑन क्लिक करने पे ये हो जाए वो हो जाए, वो थी नहीं, इस काम के लिए थी नहीं वेबसाइट। मतलब जावास्क्रिप्ट को कभी भी ये सोच के बनाया ही नहीं गया कि हम क्लिक करवाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, स्लाइडर हो जाएगा, नहीं। फिर आस्ते आस्ते डोम का कॉन्सेप्ट आया। फिर 2009 के अंदर एक बंदा आया, वो बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट आप फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहे हो, मैं इसको बैक एंड बना के दिखाता हूँ इससे आपको। 2009 में उस टाइम पे क्या चलती थी? PHP। PHP कब आई थी? 1991 या 1995। PHP इन दो डेट के अंदर से एक साल में आई है। उस टाइम पे PHP चलती थी। तो कोई आके बोल रहा है कि मैं जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में जावास्क्रिप्ट से बनाकर दिखाता हूँ, तो उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती थी। 2009 की बता रहा हूँ। तो एक बंदा आया जिसका नाम है रहमदाल, नाम इस तरह का है, रहमदाल। अल्लाह दिखाता हूँ नोट जैसा, अगर मैं लिखूँ
ये असल में इसका नाम थोड़ा सा इसी तरह का है, DHAL। आ गया रेहान दाल। अब जो भी बोलना है, रेहान बोलना है, रेहान बोलना है, जो बोलना है बोलो। बट इस बंदे ने 2009 के अंदर नोट जेस का, ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था अमेरिकन, जिसकी खुद की पैदाइश 1981 के अंदर हुई, अंदाजा लगाओ। यानी कि यानी कि यानी कि ये समझ लो कि इससे पहले कि खुद कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी हुई थी, इसने खुद एक सर्वर बना दिया अपनी पैदाइश की बात भी। अब अंदाजा लगाओ। हाथ से गिरा तो हैं? हाथ से गिरा। कुछ नहीं कह सकते। तो अब इसने 2009 में नोट.जेएस बनाया और ये सारी चीजें आपको बता रहा है कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, क्या हुआ। और ठीक है, छोड़ो मोटिवेशन को, पढ़ते रहना। ठीक है, बहरहाल भाई इस बंदे ने ये काम करके दिया 2009 में। जावास्क्रिप्ट को बोला मैं सर्वर पे इसको रन करके दिखाता हूँ, मैं आपको बैकएंड बनाकर दिखाता हूँ इससे। तो जब से जो है नोट.जेएस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। अब जो है ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, मैं अपने कोई कॉन्सेप्ट से हट तो नहीं रहा ना, मेरे ख्याल में ये चल रहा था हमारा। ठीक है, पता चला कोई चीज़ फुल स्टैक से छोड़कर आगे चल गया। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। हाँ समझा रहा था ना, उस पर मैं आता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो आप लोगों के लिए इतना ही था बस। ठीक है, अब बात को समझना। जावास्क्रिप्ट पहले फ्रंट एंड पे यूज करते थे। पहले क्या होता था कि HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करके हम लोग चलाते थे, ऐसे ही है। लेकिन अब एक बंदा आके बोल रहा है आप लोगों को HTML की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको HTML की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं आपको बगैर ब्राउज़र के जावास्क्रिप्ट को रन करके दिखाता हूँ। देख रहे हो क्या बोल रहा है वो बंदा, कि मैं जावास्क्रिप्ट को बगैर ब्राउज़र के रन करके दिखा रहा हूँ। और जबकि जावास्क्रिप्ट बगैर ब्राउज़र के चलती नहीं है, वो तो फ्रंट एंड की है, वो तो ब्राउज़र में बिल्ट इन होती है। तो अब ये बंदे ने जो रन करी वो कैसे करी, यहाँ पर मैं फाइल बनाता हूँ और आपके सामने मैं कोई index.html की फाइल नहीं बना रहा, मैं भी ऐसे रन करके दिखाता हूँ बगैर ब्राउज़र के। तो इसके लिए जाहिर सी बात उसने नोट.जेएस बनाया है। तो अगर आपको रन करना है तो वो बोल रहा है कि जब आपने रन करना है तो बोल रहा है जाहिर सी बात है मैंने जो चीज़ बनाई है उसका तो यूज़ करो। और वो क्या है, नोट.जेएस। तो आ जाओ नोट.जेएस के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका है नोट.जेएस जो इस बंदे ने बनाया है, और अब इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है। अब इसका सेटअप करने के लिए गेट नोड पर जाओ और यहाँ पर MSI पे क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लो। जो रिएक्ट पढ़कर आ रहे हो उसके पास तो ऑलरेडी होगी। नहीं, आप रिएक्ट पढ़कर आ रहे हो ना ऑलरेडी, तो आपके पास इंस्टॉल होगी। तो भाई रिएक्ट चलती नोट.जेएस पर है ना, कुछ मजीद इंस्टॉल किया। कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। जो रिएक्ट पे काम कर रहा है उसके बाद नोट.जेएस होना ज़रूरी है। आप लोगों को अब यही नहीं पता था, देखिए शुरू में गजनी रिएक्ट जब पढ़ाया था, रिएक्ट को इंस्टॉल करने से पहले नोट.जेएस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं यहाँ पर कैसे मानूंगा कि मेरे सिस्टम में है या नहीं, तो मैं यहाँ पर node-v लगा दूंगा। तो मेरे को मुझे क्या दिखा रहा है कि मेरे पास 24 वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे इस टाइम पर जो है 25 चल रहा है मेरे ख्याल में, तो ये वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मतलब लेटेस्ट ही है, बल्कि मेरे ख्याल में यही है, यही लेटेस्ट है। असल में 25 वर्जन है, लेकिन 25 वर्जन ये देखो 25 ये लेटेस्ट रिलीज है और ये LTS है। अब इन दोनों में फ़र्क है। आपके पास कहीं पर भी LTS लिखा हुआ आ रहा हो, आपके पास दो चीज़ों का ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पर भी है 25 और यहाँ पर है 24। आप तो अभी ये समझ रहे हो कि 25 करना चाहिए। जहाँ पर भी LTS हो आप LTS का यूज़ करोगे हमेशा, भले वो 10 गुना आगे क्यों वर्जन में चल रहा हो। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। इसका मतलब है ये टेस्टेड वर्जन है, इसमें कोई भंड नहीं है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका भंड है, इनका भंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें अगर गलती हुई तो आप समझोगे कि मैं गलती कर रहा हूँ, पता चला वो मसला इनके पास से। तो ये प्रोडक्शन अभी जो है टेस्टिंग मोड में है, टेस्टिंग मोड में है ये। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये नोट.जेएस का जब आप सेटअप कर लोगे तो अब आपको यहाँ पर console.log ये हमने लिखा,
ठीक है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जेएस लिख दिया, ठीक है, या मैंने नोड जेएस लिख दिया, तो अब ये बगैर ब्राउजर के कैसे चलेगा? मैं यहाँ पर एक अपना टर्मिनल ओपन कर लूँगा, ठीक है ना। ये मैंने अपना टर्मिनल ओपन करा, ठीक है। इस टर्मिनल के अंदर मैं लिखूंगा नोड, और अपनी जो मेरी फाइल है index.js उसका नाम लिख दूंगा। इससे क्या हुआ, मुझे ना कोई HTML की जरूरत पड़ी, ना किसी चीज़ की जरूरत पड़ी। सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है Node.js का यूज़ करते हैं बगैर किसी HTML फाइल के। अब Node.js जो है ना, इस तरह से डिज़ाइन की गई है, इस तरह से बनाया गया है कि आपको ऐसा फील आता है कि आप जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे हो, जबकि इन लोगों ने वही सारे फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में थे ना एज इट इज़ यहाँ पे बनाए हुए Node.js में। मैं आपको ये दिखाता हूँ, आप जाओ इसके डॉक्स के ऊपर जाओ, अब इन लोगों के ये सारे आ रहे हैं। देखो हम जो कंसोल डॉट लॉग यूज़ कर रहे हैं ना, वो Node.js का नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट वाला नहीं है, वो इसका Node.js का है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इसके अंदर जो है ना, आप देखोगे ना, यहाँ पर आपको कंसोल का एक ऑप्शन नज़र आएगा। ये इनके बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल, कुछ कस्टम मॉड्यूल होते हैं। ये आ गया ES6 ECMAScript मॉड्यूल के बारे में बात कर रहा है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला सिंटैक्स है ना, वो ये उसके बारे में बता रहा है। कंसोल का इधर नज़र आएगा, देखना कहीं ना कहीं सी वाले में होगा। ये रहा कंसोल, और ये देखो ये कंसोल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये इनका खुद का ऑप्शन है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग फलाना डिमाका, ये इनके खुद के हैं ये। अच्छा, बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं। Node.js आज के अभी भी Node.js को इतना अच्छा बना दिया है कि प्योर Node.js के ऊपर आप पूरा का पूरा अपना सर्वर क्रिएट करो, अपनी APIs क्रिएट करो, फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करो। ना आपको कोई एक्सप्रेस.js की ज़रूरत है, ना कोई आपको Nest.js की ज़रूरत है, ना Java.js की, कुछ भी नहीं। प्योर Node.js पे काम कर सकते हो अगर सर्वर क्रिएट करना है। लेकिन अब आप बोलोगे कि फिर हम एक्सप्रेस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है? नहीं, वो सब Node.js में हो सकता है। Node.js में पूरा सर्वर क्रिएट हो सकता है, सब काम हो सकता है, सब। लेकिन Node.js को छोड़ने का रीज़न ये है, एक तो इसमें कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। अगर Node.js का सर्वर क्रिएट करोगे ना, तो आपको कम से कम 7 से 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। और अगर यही आप एक्सप्रेस.js का यूज़ करते हो तो 3 लाइन का कोड है। काम दोनों सेम करके देंगे। फ्रेमवर्क है Node.js का। हमेशा नोड अब यूज़ हो ही नहीं रहा, हमेशा Node.js का फ्रेमवर्क ही यूज़ हो रहा होता है। Node.js बहुत कम यूज़ होता है, बहुत कम, मतलब प्योर Node.js। हाँ, तो मतलब इससे ऊपर का वर्जन हुआ ना, इसका मतलब है एक्सप्रेस.js जब Node.js में डिफाइन किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सप्रेस.js बने बनाए फंक्शन प्रोवाइड करता है। अब एक हाल ये है कि या तो हम पूरी Node.js पढ़ने बैठ जाएं, फिर Node.js पढ़ने के बाद पूरी एक्सप्रेस.js पढ़ने बैठ जाएं, तो ये बेवकूफ़ी नहीं है? जब रियल में यूज़ ही नहीं हो रहा है Node.js, जब यूज़ ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो नोड को पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है। कोई भी क्लियर नहीं हो रहा, सब एक्सप्रेस में क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, बता तो दिया इंट्रोडक्शन, ऐसे ही होता है चाचा, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी अब पढ़ाएगा ही नहीं इस टाइम पर। यह फजूल है ना, मतलब मुझे जब एक चीज़ उससे ऊपर की चीज़ है तो मैं उसको क्यों पढ़ूँ? मैं अभी लारावेल का मान लो, अगर लारावेल का 15वां वर्जन चल रहा है, मैं पहले वर्जन को पढ़ूँ यार? नहीं यार, मैं स्टार्ट से देखूंगा कहाँ से क्या चलता हुआ आ रहा था, फिर दूसरे वर्जन को पढ़ूंगा, तीसरे को पढ़ूंगा। तो भाई उससे लेटेस्ट चीज़ है ना। आप मारोगे मैं मारूंगा। तो हम लोग जो है ये दोनों अलग अलग ही चीज़ है। Node.js मैंने बताया ना, नया कोई लाइब्रेरी है, नया कोई फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ एक सर्वर है, और यह आपको आपकी जावास्क्रिप्ट को रन करके देगा सर्वर के ऊपर। जो Node.js हम यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा Node.js यूज़ नहीं कर रहे, आप Node.js के ऊपर सर्वर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, काम हम Node.js पे कर रहे हैं। काम हम, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, तो अब जब हम रिएक्ट पर आए तो क्या जावास्क्रिप्ट छोड़ दी?
रिएक्ट में यूज करी ना, तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं पर हाँ, अब हम यहाँ पर जो जावा, अब जो हम एक्सप्रेस इसका यूज कर रहे हैं वो जावा नोड जेएस के साथ ही यूज कर रहे हैं, उसके साथ ही यूज कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ अभी ये लगाया हुआ, वरना तो फिर स्टार्ट हो जाता। सही, ठीक है। तो ये चीजें एक्सप्रेस जैसा जो है इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब डायरेक्टली जो हम स्टार्ट लेंगे वो लेंगे एक्सप्रेस से, लेकिन जो हमारा सर्वर क्रिएट होगा एक्सप्रेस से, लेकिन हम जो काम करेंगे स्टार्टिंग जिससे लेंगे वो नोड जेस होगा। लेकिन इन सब में नेक्स्ट कहीं भी नहीं है, पूरे कोर्स में भी नहीं है, भूल जाओ, मिटा दो। अबे तो कहीं है नहीं, तो मैं कहाँ से बताऊं? पूरे मेरे स्टेक में का नेक्स्ट का नजर आया नाम। अबे यार कोर्स में फुल स्टैक कर दिया था। हाँ ना, तो फुल स्टेक यही तो है, अभी तो बताया इसको। आप मारोगे मैं मारूं? अबे गधे को अभी क्या समझाया थोड़ी देर पहले। अबे फुल स्टेक तो है, मन स्टेक भाई, उसको छोड़ दे, उसको छोड़ दे। मन स्टेक में क्या बोला गया है? सिर्फ रिएक्ट पढ़नी है, एक्सप्रेस नोड जेएस एक्सप्रेस, अभी हमारे उससे हटकर नहीं जाना है। अभी हमारे इस कोर्स में जो आप पढ़ाएंगे हाँ, क्या क्या है? नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगोडीबी, खत्म। नेटिव उसके बाद वो अलग है ना, वो इस मर्न स्टेक से हटकर है वो। मतलब है तो मतलब आप ही पढ़ा हाँ हाँ हाँ, नेटिव के अलावा और क्या? कुछ भी नहीं है। अच्छा देखते हैं आगे, अल्लाह बेहतर करेगा। सही है। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को बता दिया नोड जेएस कहाँ से आई है। अब ठीक है, अभी और नीचे आते हैं। अभी बोल रहा है हाउ डज मर्न स्टैक वर्क, के मर्न स्टैक वर्क कैसे कर रही है कि आपके पास जो है वेब बना रहे हो, रिएक्ट जेएस के ऊपर सर्वर बना रहे हो, एक्सप्रेस नोड, देखो दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। अच्छा अब देख रहे हो, ये पूरा नोड जेएस का इन लोगों ने अलग से ग्रुप बनाया हुआ और एक्सप्रेस को अलग से करा हुआ है। क्या मतलब नोड जेएस के अंदर ही एक्सप्रेस है। अच्छा वो सबसेट मैं क्या बता रहा हूँ, बलूची समझ रहे हो? बोलता रहा हूँ कि काम हम नोड पर ही कर रहे हैं, लेकिन जो सर्वर क्रिएट करेंगे, जो एपीआई क्रिएट करेंगे, वो सारी रिएक्ट पर होगी। ठीक है, और फिर मोंगोडीबी एक अलग हिस्सा है। तो लेकिन ये सारा जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। अब और नीचे आ जाओ। अब बोल रहा है जैसे कि रिएक्ट आपका फ्रंट एंड हो गया, एक्सप्रेस एंड नोड जेएस आपका सर्वर के लिए हो गया। अब वो बोलता तो अलग अलग लिख देता फिर दोनों को। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? नेक्स्ट लेवल डाउन दी एक्सप्रेस सर्वर साइड फ्रेमवर्क रनिंग इनसाइड अ नोड जेएस। अब समझ आ गई मतलब आप ये कि एक्सप्रेस जो है रनिंग किस में हो रहा है? इनसाइड अ नोड जेएस। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा कह लो, बिल्कुल सही है। तो बोलना है कि सर्वर डॉट अब आगे आ जाओ, अभी उसको छोड़ दो। अब ये बोल रहा है कि एक्सप्रेस जो है, एक्सप्रेस बिल्ड्स इटसेल्फ एज अ फास्ट अनओपिनिएटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क। अब मैं एक चीज बताता हूँ, दो वर्ड हैं जो आपको सुनने को मिलेंगे। क्या पे क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब मैं एक एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट खोलता हूँ। ठीक है ना, ये एक्सप्रेस जेएस की वेबसाइट आ गई, नोड जेएस वेब फ्रेमवर्क। क्या लिखा हुआ है? ठीक है ना, फास्ट, मिनिमलिस्ट और अनओपिनिएटेड फ्रेमवर्क। अब मैं यहाँ पर खोलता हूँ जो एक और नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, जो कि नस्ट जेएस, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, ये नस्ट नहीं नस्ट, सॉरी नस्ट नहीं नेस्ट, गलती मैंने कर दी, नेस्ट जेएस, नेस्ट ये नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। यहाँ पर शायद के ये रहा, नहीं ये रहा, एक्सप्रेस नस्ट लिख दिया, नेस्ट था, सॉरी गलती मिस्टेक कर दी। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ होगा फ्रेमवर्क एफिशिएंट स्केलेबल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन पर आते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इन लोगों ने ओपिनिएटेड लिखा हुआ होगा। ये देखो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा इसके अंदर सपोर्ट है। रीड डॉक्स पर जाते हैं। चलो पहले यहाँ पर इन लोगों ने लिखा होता है ना, ये वर्जन चेंज होते हैं तो वेबसाइट चेंज करते रहते हैं। यहाँ पर अच्छा देखो फास्टिफाई के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और मैंने बताया ना जैसे उसी का फ्रेमवर्क है ये, नो इज अ फ्रेमवर्क एफिशिएंट स्केलेबल, बहुत सारे हैं।
प्रोग्रेसिव जावास्क्रिप्ट सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप प्रोग्रामिंग, फंक्शन, एक्सप्रेस फास्टिफाई ऑल्सो, इसको छोड़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलो, मैं एक वर्ड दिखाना चाह रहा था, ओपिनिएटेड, वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। ये 2 वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये 2 वर्ड होते हैं। तो इन 2 वर्ड का जो मतलब होता है, ओपिनिएटेड अनओपिनिएटेड का मतलब ये है कि आप यहाँ पर जो भी काम करोगे ना, इसका फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेस जैसे नोट जेएस में जब आप काम करते हो, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि आप इसका फोल्डर स्ट्रक्चर कि अपनी मर्जी का कैसा ही बना सकते हो। ये तो अच्छी बात है, मतलब आप काम करो अपने हिसाब से बनाओ, आपको जो अच्छा लग रहा है आप काम करो अपने हिसाब से बनाओ, आप काम करो अपने हिसाब से बनाओ। लेकिन इसका एक जगह पर नुकसान भी है। नहीं, अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो वहां पर आप अपनी मर्जी कर रहे हो, आप अपनी कर रहे हो, आप अपनी कर रहे हो, सारे अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेस जेस बोलता है कि ये अनओपिनिएटेड है, आप अपनी मर्जी कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट जेस इस मामला में अच्छा है, वो बोलता है मैं ओपिनिएटेड हूँ, मतलब मुझे बोला पहले से स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है मेरा, बोला कि मैं इसी स्ट्रक्चर पर काम करूंगा, इससे हटकर कोई काम करेगा चलूंगा ही नहीं। समझे? स्ट्रक्चर से मुराद कहने का ये है, जैसे कि एमवीसी होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसका अपना स्ट्रक्चर है। नहीं, उसका अलग है। ओपिनिएटेड क्या? ओपिनिएटेड जिसका स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है, जैसे कि लारावेल, उसका स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है। समझे? क्या? नेक्स्ट नेस्ट इसका स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन है, आप इससे हटके काम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, नेस्ट की एक और सबसे अच्छी बात ये कि टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आप ये बोलोगे मतलब फुली सपोर्ट, आप ये बोलोगे तो क्या एक्सप्रेस में नहीं है? नहीं, एक्सप्रेस में टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं है। आप बोलोगे अगर बनाना है तो आपको अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेंगे टाइप्स। अगर आपको एक्सप्रेस जेस का जो बैकएंड बनता है, अगर कोई जावास्क्रिप्ट के बजाय टाइपस्क्रिप्ट पे लिखना चाह रहा है, लिख सकते हो। आपको अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, डायरेक्टली कोई बिल्ट इन सपोर्ट नहीं है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट पे बिल्ड है। लेकिन ये जो है टाइपस्क्रिप्ट फुली सपोर्ट है, ना कोई अलग से इंस्टॉल, कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ ही काम करना पड़ेगा तकरीबन। क्या? किसमें? हाँ बिल्कुल वही है। टाइप स्क्रिप्ट इज अ जावास्क्रिप्ट सबसेट, सुपरसेट। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर है, बस है जावास्क्रिप्ट ही। बस 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 गेम खत्म। हाँ तो और क्या, बताता रहा हूँ कि हर एक चीज के आगे टाइप डिफाइन करनी है। कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, समझ भी आएगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अब भाई मैंने पहले भी तो बताया था, C++ में आप काम करते हो, आप बताते हो ना इंटीजर होगा, ये होगा, वो होगा, सब वही तो है, पहले भी तो बता चुका हूँ। बहरहाल मैं उससे नहीं हट रहा, वापसी इस पर आते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो है एक्सप्रेस और नोड.js जो है, सॉरी एक्सप्रेस और नोड.js हम एक साथ यूज़ करेंगे। अब इसका सेटअप करना कैसे है, सर्वर बनाना कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले वापसी से इस पर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, अनओपिनिएटेड है, मिनिमलिस्ट है और वेब फ्रेमवर्क है फॉर नोड.js। आगे नीचे आते हैं। अब बोला MongoDB हमारा डेटाबेस होगा, वो आप इसके अंदर यूज़ करोगे, और नीचे आते हैं। एक्सप्लेन कर रहा है कि सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या होते हैं यूजिंग मनस्टेक करके, बोला उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर 4 चीज़ें होती हैं आपके पास। अ टिपिकल HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट परफॉर्म्स वन ऑफ द 4 ऑपरेशंस। अब ये 4 ऑपरेशन है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। इनका मतलब ये है पोस्ट की API, गेट की API, अपडेट की API, डिलीट की API, corresponding to the 4 database operation create, read, update, delete। मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं यहां पर, अभी बता रहा है खैर व्हाट इज MongoDB, इससे नीचे आते हैं, जल्दी से एंड करते हैं। फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। मनस्टेक वर्सेस फुल स्टैक डेवलपर की बात कर रहा है कि इनमें फर्क क्या है। मनस्टेक इज अ टाइप ऑफ फुल स्टैक, क्या बोला था, टाइप ऑफ फुल स्टैक वेयर द टेक्नोलॉजी लेयर्स आर प्री डिफाइंड। मैंने क्या बोला कि इसमें टेक्नोलॉजी की लेयर्स जो है वो डिफाइन है, पहले से प्री डिफाइन है, ठीक है। एज अ फुल स्टैक डेवलपर एज अ हाई लर्निंग कर्व एज द नीड टू बी एडप्ट
इन मल्टीपल टेक्नोलॉजी वेयर अ मर्न स्टेक डेवलपर नीड टू नो ओनली corresponding टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जो मैंने उर्दू में बोला वो इसने इंग्लिश में बोल दिया। अब स्क्रॉल करते हैं, मर्न स्टेक वर्सेस और इसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे बोला प्री डिफाइन है पहले से, यहाँ पे बोला डिफाइन नहीं है, आपको खुद चूज करनी पड़ेगी, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज भी हो सकती हैं। फोकस इसका किसके ऊपर है, जावास्क्रिप्ट पे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये स्ट्रीमलाइन्ड अनडिफाइंड डेवलपमेंट है, ये मोर फ्लेक्सिबल है कि अपने हिसाब से डेवलपमेंट किसी भी टेक्नोलॉजी पे कर सकते हो। आपको लगता है कि पाइथन इसका बैकएंड पे ज़्यादा अच्छा बन सकता है, पाइथन लगा लो, लेकिन मर्न स्टेक पे ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट जेस जो है लोग इसलिए यूज कर रहे होते हैं कि यहाँ पर अच्छी सपोर्ट क्या है इसमें, इसके अंदर इसकी क्या नाम है, इसकी एक फुल अच्छी सपोर्ट है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। इसकी अच्छी सपोर्ट है इसके अंदर के माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो होगा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके के होते हैं। मोनोलिथिक होता है आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, अलग अलग तरीके के होते हैं, सबके अलग अलग फायदे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। देखो मोनोलिथिक में क्या होता है, हम जो यूज करेंगे मोनोलिथिक यूज करेंगे, उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको भान दिया, बस आपको बोला है कि जावास्क्रिप्ट में रहते हुए काम करना है। आपकी एप्लीकेशन चाहे स्लो काम करे चाहे अच्छी काम करे, जो भी है बस यही है। आप पाइथन नहीं घुसाओगे इसके अंदर, पाइथन वगैरह आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। आप बैकएंड में पाइथन का कोड नहीं लिख सकते। बस जावास्क्रिप्ट चल रही है तो बस यही चलेगी, इसके अलावा कुछ और नहीं। आप जावा को नहीं लिख सकते, आप गोलैंग को नहीं लिख सकते, आप रस्ट को नहीं लिख सकते। मर्न स्टेक है ना, क्योंकि आपका आप इसी के साथ काम करोगे। ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है जो फिक्स है पहले से। माइक्रो सर्विसेज बोलता है कि भाई ये जो है ना इसमें अच्छी सपोर्ट है। वो बोलता है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का बैकएंड पाइथन पे अच्छा काम करेगा, आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का बैकएंड एक्सप्रेस पे अच्छा काम करेगा, आपको ऐसा लगता है कई जगह पे गोलैंग अच्छी परफॉर्म कर सकती है, तो आप बोल रहे तीनों को मिला के एक साथ ही बैकएंड बना दो, तो अच्छा कौन हुआ? फिर नहीं पढ़ेंगे नहीं। हाँ बता दूं मैं, हाँ क्या बोल रहे हो। अब बात सुनो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के साथ मोनोलिथिक को आप घुसा सकते हो, यानी कि नोड जेएस के बैकएंड को घुसा सकते हो, लेकिन नोड जेएस के बैकएंड के साथ उसको नहीं घुसा सकते। समझे बात को? तो ये इसमें एक फ़र्क है। चलो उसको भी छोड़ो, मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूँ। अब यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर इतनी सारी वीडियोज़ हैं, कितनी सारी वीडियोज़ हैं, और कितने ही जीबीज़ की वीडियोज़ हैं, कितने कितने घंटों की वीडियोज़ हैं, लेकिन ऐसे लगा दिया ना कि ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि आप अगर फॉर एग्जांपल PHP या लारावेल के साथ काम करते हो तो बेकार परफॉर्मेंस देगा। आप नोड एक्सप्रेस का काम कर सकते हो, बेकार परफॉर्मेंस देगा। लेकिन यूट्यूब को डिज़ाइन करा गया एंगुलर के ऊपर, लेकिन जो उसका सर्वर डिज़ाइन किया गया, यानी कि जो उसका बैकएंड डिज़ाइन किया वो एक टेक्नोलॉजी पे है ही नहीं, एक पर नहीं है, वो मल्टीपल। तो वही तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है, मल्टीपल बैकएंड्स हैं उसमें। इंस्टाग्राम में मल्टीपल बैकएंड्स हैं, उसमें पाइथन का फ्रेमवर्क जेंगो का यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि यूट्यूब के बैकएंड में C++ यूज़ हो रही है, सिर्फ क्यों? फास्ट सर्चिंग के लिए। C++ से ज़्यादा स्पीड किसी की है ही नहीं। हाँ, एक API किसी की बनाई, एक सर्वर किसी का बनाया, एक किसका बनाया, एक किसका बनाया, सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें करते हैं ना माइक्रो सर्विसेज में बता रहा हूँ, फ़र्क बता रहा हूँ। ये इंटरव्यू में आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो आपसे बोलेगा आप किस आर्किटेक्चर, आप वो बोलेगा माइक्रो सर्विस पे काम कर सकते हो, आप बोलेगा उर्दू में बोल, वो बोलेगा बोल तो मैं टेक्नोलॉजी में, तेरे को पता नहीं है मैं क्या बोलूँ। समझे बात को? तो ये पता होना चाहिए। हाँ, अब एक और चीज़ जो आपको पहले से पता होना चाहिए। कुछ चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक होता है रेस्ट API, एक होता है ग्राफक्यूएल API, सोप API, अलग अलग है। हम जो API बनाने वाले हैं उसको छोड़ दे, चुप हो जा, तेरे को कुछ नहीं पता, चुप हो जाए ठंडा। हम यहाँ पर जो API यूज करेंगे वो है रेस्ट API। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, जैसे कि इसने एक चीज बोली, WebSocket और REST ठीक है, वो अलग है। अब सुन लो, बात सुन लो। यहाँ पर इसने चार चीजें बोली, ठीक है ना, और वो चारों इसने क्या क्या बोली थी, ये रही, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट।
ठीक है। और ये हम यहाँ पर जो काम करेंगे वो होगा रेस्ट एपीआई के ऊपर। मैं यहाँ पर सर्च करूँ रेस्ट एपीआई, सर्च करें, अभी आएगा। स्लो वर्किंग कर रहा है, आएगा आएगा आएगा, स्लो वर्किंग है इसकी। यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वो क्या होगा, रेस्ट एपीआई। मतलब एपीआई बनाने का तरीका है, मतलब एपीआई जो बनाएंगे ना वो हम बनाएंगे रेस्ट एपीआई। और एक होता है ग्राफक्यूएल एपीआई, ग्राफक्यूएल क्यूएल। इसी तरह से सोप एपीआई अलग अलग तरीके की होती हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके की एपीआईज होती हैं। इनका मतलब ये है, रेस्टफुल एपीआईज का मतलब मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि रेस्टफुल एपीआईज में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब हम जो भी काम पढ़ रहे हैं ना सारा प्रॉब्लम वाला ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, अच्छा वाला कुछ भी नहीं पढ़ रहे, अगर मैं आपको बताऊं मैं। लेकिन मार्केट में यूज़ हो रहा है, मतलब डिपेंड करता है ना कि अभी क्या बोला कि डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए आपको। हाँ, मतलब आप लोगों को ग्राफक्यूएल एपीआई के बारे में बताता हूँ। रेस्ट आसान वर्ड में समझा रहा हूँ। रेस्ट एपीआई का मतलब ये है, आपने बोला एक नादरा के पास हर एक यूज़र का एक डेटा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, की वैल्यू पैरामीटर डेटा होगा नादरा के डेटाबेस में। अब वो डेटा कितना ज़्यादा हो सकता है, उसका नाम, उसका एनआईसी, उसका रोल नंबर, उसकी आईडी, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, उसके अब्बू कौन है अम्मी कौन है, फलाना मामू दादा, कितना इन्फॉर्मेशन सारी होती है ना। तो कितना, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 100 लाइनों का डेटा है, 100 की वैल्यू पेयर है, तो पाकिस्तान में जो आबादी है 27-28 करोड़ आबादी है, 27 करोड़ 28 करोड़ उनके पास एयर ऑफ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं डेटाबेस में। अगर वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ अली का रिकॉर्ड ढूंढना है तो कितना टाइम लग जाएगा, 27-28 करोड़ डेटा के अंदर से क्यूरी को सर्च करना। चलो कर भी लिया, वो 100 लाइनों के, यानी कि एक यूजर की 100 लाइनें हैं, अगर उसके पास 1 करोड़ अगर अली निकलते हैं तो उसने सारों को उठा के लेकर आना कितना सारा लोड है ये रेस्ट एपीआई में यही मसला है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अली बोला ना, वो अली नहीं लेकर आएगा, वो उसके पूरे खानदान की इन्फॉर्मेशन उठा के ले आएगा, मतलब पूरा का पूरा 100 लाइनों का ऑब्जेक्टिव उठा के ले आता है वो। लेकिन एक जगह पे आता है ग्राफक्यूएल, वो बनाए इसी काम के लिए। बोला आपकी एपीआई फास्ट वर्क करेगी, बोला कैसे वर्क करेगी, बोला अगर फॉर एग्जांपल मुझे जानना है सिर्फ अली के अब्बू का नाम है, तो बोला मैं 100 लाइनों का मैं क्या करूंगा, बोला सिर्फ अब्बू के बारे में, बोला अब्बू की डिटेल लाओ बस, बाकी सब छोड़ दो। फास्ट कितना हो जाएगा। अगर आप जो पहले रेस्ट एपीआई से आपने, मैंने बोला जैसे कि अगर मान लो 1000 स्टूडेंट मिल गए, 1000 यूजर मिल गए अली के नाम के, तो 1000 के लिए वो सबके लिए 100 लाइनें होंगी। 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना सारा डेटा है। और वो 1000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कम हो गया। तो ये रेस्ट ये जो है ग्राफक्यूएल एपीआई का है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, बता दिया कि मतलब ये एक ऑप्शन है। मैं वो बता रहा हूँ कि जो जो चीज़ हम पढ़ेंगे हैं वो वीडियो देखना, वो रिपीट हो जाएगा, अभी टाइम भी है ना। हाँ, ग्राफक्यूएल एपीआई कोई पढ़ाता क्यों नहीं है, क्योंकि वो कोर्स में होती नहीं है ना, अलग से पढ़नी पड़ती है आपको। मतलब अलग से आप ट्यूटोरियल देखो, अलग से आप पैसे दो, मैं पढ़ा दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पढ़ा दूंगा, नीचे बात कर लो, 1 महीने के लिए अलग से बात कर लेना, इन लोगों से पढ़ा दूंगा सारी चीज़ें। आगे देखते हैं, अब पैसों की बात आगे चुप हो गया। ठीक है, तो बहरहाल हमने जो है, मैंने बताया कि रेस्ट एपीआई और जो है ये भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अब एपीआई की कुछ टाइप्स भी होती हैं, ठीक है, एपीआई की कुछ टाइप्स भी होती हैं, बस ये एंड हो गया। अब एपीआई की कुछ टाइप्स क्या होती हैं, कुछ एपीआई होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, कुछ एपीआई होती हैं जो पब्लिक होती हैं, कुछ एपीआई होती हैं जो पार्टनर होती हैं, कुछ एपीआई होती हैं जो कंपोजिट होती हैं। ये एपीआई की टाइप्स हैं। यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपीआई, आएंगे इस पर भी। ये रहा कंपोजिट एपीआई, पार्टनर एपीआई और प्राइवेट एपीआई और पब्लिक एपीआई। पब्लिक का मतलब ये है कि मतलब ग्लोबल यूज कर सकते हो, प्राइवेट मतलब ऐसे होता है, प्राइवेट है, पार्टनर मतलब कि आपने एक स्पेसिफिक मतलब यूजर के लिए डिफाइन किए, आप और मैं यूज कर सकते हैं, कोई और यूज नहीं कर सकता। इसी तरह से ये जो है कंपोजिट डिजाइन टू एग्जीक्यूट सीक्वेंस मल्टीपल डेटा ऑफ सर्विसेज रिक्वेस्ट इन अ सिंगल कॉल। प्राइवेट मतलब आप फेसबुक के अंदर जा ही नहीं सकते बगैर लॉगिन करें, अंदर की एपीआई प्राइवेट है।
मतलब जैसे कि जूम की मीटिंग है, एक मीटिंग में आप ज्वाइन हो, तीसरा बंदा ज्वाइन ही नहीं कर सकता जब तक वो एक्सेस नहीं देगा, वो पार्टनर है। कंपोजिट है, एक ही कॉल के ऊपर मल्टीपल एपीआई कॉल हो रही है। छोड़ दो ऊपर की चीजें, अभी उस पर आते हैं। ऐसा मतलब लंबी होगा। अब बात सुनो। टाइप्स ऑफ बाय आर्किटेक्चरल स्टाइल, मतलब अब आप बोल रहा है कि आईपीआई को किस स्टाइल में आप डेवलप कर रहे हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी। जैसे ग्राफक्यूएल जीआरपीसी इस वक्त बेहतरीन चल रही है, ये बहुत अच्छी है। जैसे कि ग्राफक्यूएल है ना, ये मखलूक है, ये लार्ज ये क्यूरी लैंग्वेज है क्या, ये असल में बाइनरी में काम करती है जीआरपीसी ना, ये भी एपीआई बनाने की टाइप है जीआरपीसी। इसके अंदर जो है डेवलप बाय गूगल, अब गूगल ने बनाई है तो जाहिर सी बात है हल्की तो होगी नहीं। दूसरी बात हाई परफॉर्मेंस, वो भी बाइनरी कम्युनिकेशन है असल में। मेन इसकी वजह यही है फास्ट होने की, बाइनरी है, डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटीग्रेशन है इसकी। ठीक है, इससे भी हट के बात कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, सोप एपीआई, रेस्ट एपीआई, हम जो करेंगे वो रेस्ट एपीआई के साथ काम करेंगे, गेट पुट डिलीट वगैरह। सबसे बेस्ट API हम डिपेंड करता है ना काम क्या है, किस कौन सी। सारे केसों में रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सारे केसों में ये नहीं कर सकते, हर एक चीज़ के लिमिट है, कह सकते हो। वही वाली बात, एक जगह कोई API बने, एक जगह कोई और API बने, एक जगह कोई और API बने। ऐसा भी कर सकते हो, अगर कर सकते हो। मैं बोलता हूँ ना, ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, समझे। तो मैं इसके बारे में आपको पहले से नहीं बता सकता कि आपको ये चीज़ कर लो, वो कर लो। ऐसे तो मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता देंगे। भाई माइक्रो सर्विस आप बोलेंगे मैं तो माइक्रो सर्विस से पढ़ लेता हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि पहले वो तो आए आपको, जब भी तो माइक्रो सर्विस पे जाओगे ना। सही है। अब दूसरी बात, आप बोलोगे मुझे रेस्ट एपीआई नहीं छोड़ देना, ग्राफ के पढ़ लेते हैं, ग्राफ आएगी तो अभी रेस्ट आएगी तो ग्राफ करोगे ना। हर एक चीज़ की लिमिट है। देखो कोई एक प्रॉब्लम आती है तभी तो उसका सोल्यूशन आता है ना, समझे। तो आप क्या पहली सीढ़ी से अगर डायरेक्टली आप 10वीं सीढ़ी पे पाँव रखोगे तो क्या होगा, समझ गए ना। तो ये सीन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब ये क्या हो रहा है, रूकिट बना हुआ है, मत पूछ। एक हाँ, इससे भी एक मैं मतलब एक अक्षर काम करता हूँ। कैसा, हाँ अच्छा, एक होता है मतलब एक मैंने उसको देखा क्या, था, SQL होता है और एक हाँ बिल्कुल। अभी डेटाबेस पढ़ेंगे तब मैं उसके बारे में बताता, चलो अभी बता देता हूँ, उस टाइम नहीं बताऊंगा। नहीं मतलब जब डेटाबेस पढ़ाने में बैठता था मैं बताता। अब देखो डेटाबेस दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के, नहीं, हाँ डेटाबेस दो तरीके के, एक है एसक्यूएल डेटाबेस और एक है नो एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस वो होते हैं जिसमें डेटा टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, यानी कि एक्सेल का टेबल की तरह, जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल केमे, ओरेकल, पोस्टग्रे एसक्यूएल। ठीक है, नहीं ये सारे क्या हैं, एसक्यूएल डेटाबेस हैं। ये सारा जो डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्मेट में, यानी कॉलम रो के अंदर स्टोर होगा। मोंगोडीबी, कसेंड्रा, रेडिस, अलग अलग और भी बहुत सारे नाम हैं। ये सारे क्या हैं, ये नो एसक्यूएल हैं। क्यों, क्योंकि ये की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करते हैं। ये जेसन फॉर्मेट में की और वैल्यू, ये फर्क होता है। हाँ मोंगोडीबी भी जब भी तो आसान है हमारे लिए। जो हम API बिल्कुल, एपीआई का काम है डेटाबेस से डेटा उठा के लाना। तो बात आ जाए, बनना था। मैं सड़क बता से API और ये क्या है, क्या डेटाबेस बता तो दिया। डेटाबेस में वो है जो डेटा स्टोर होगा, एपीआईज वो है जिसको हम काम देंगे कि भाई तू डेटाबेस पे जा, डेटा उठा के लेकर आ, तेरा काम है फ्रंट एंड में आके यूजर को पोस्ट शो कराना, तेरा काम है। नहीं अलग है, हाँ काम एपीआई कर रहा है लेकिन डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करता है एपीआई, लेकिन उसका एपीआई का डायरेक्टली कोई लेन देन नहीं है डेटाबेस के साथ। वो तो हम उसको जिम्मेदारी देते हैं कि तेरा काम है जाके ये काम करना बस। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ कुछ और नहीं। ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं, काफ़ी है सेहत के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे सर्वर कैसे क्रिएट होता है, कैसे एक्सप्रेस का सर्वर बनेगा। अंडरस्टैंड, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा बैकएंड क्या होता है, किस तरह से ये काम हो रहा है। अब बैकएंड अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी फिल्म है, और इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं थोड़ा सा, फिर एंड करते हैं इसको। हमारे पास टाइम 5 मिनट बचे हैं, तो 5 मिनट को इसको भी देख लेते हैं।
देखो जब हम बैकएंड बनाएंगे ना तो आपके पास दो वेबसाइट के पार्ट हैं, एक है फ्रंट एंड और एक क्या है बैकएंड, ठीक है ना, दो वेबसाइट के पार्ट हैं। अब जो ये फ्रंट एंड है ये हम आपको पता है किससे डिजाइन करेंगे, रिएक्ट जेएस से ना, ठीक है ना, ये हमारा फ्रंट एंड है। दूसरी बात ये आपका क्या है बैकएंड। अब इस बैकएंड के दो पार्ट हैं, इस बैकएंड के दो हिस्से हैं, एक है आपके पास सर्वर और एक है आपके पास डेटाबेस, और एक है आपके पास, हाँ बिल्कुल सही है। अब सर्वर मैंने छोटा बनाया क्योंकि सर्वर कम होता है, डेटाबेस ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है ना। सर्वर से पहले और डेटाबेस से पहले भी मैंने आप लोगों को शायद के पहले ही बताया था, एक मिडिल वेयर होता है बीच में, ये हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, ये बैकएंड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम जो कल काम स्टार्ट करेंगे वो सर्वर क्रिएट करना सीखेंगे, मिडिलवेयर वो काफ़ी आगे का प्रोसेस है। अब जब फ्रंट से कोई डेटा एक्सेस करेगा बैकएंड से तो ये हमारी एपीआई होती है, इसको एपीआई बोलते हैं। अगर फ्रंट से कोई बोल रहा है ना, मैं तो फेसबुक से बोल रहा है कि मुझे अली को सर्च करके लाओ, अली के सारे ढूंढ के ले आओ, तो ये जो है ना ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में अंदर जो काम हो रहा है ये एपीआई है, और फिर यहाँ से जो यहाँ पर वो रिस्पॉन्स लाकर दे रहा है ये एपीआई है। अब ये जो है ये पोस्ट की एपीआई है, क्योंकि उसने इन्फॉर्मेशन मांगी है कि मुझे अली का डेटा ला कर दो, ये पोस्ट है, ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ये गेट है, ठीक है, वो लेकर आ रहा है। अपडेट और डिलीट, वो अपडेट करना, डिलीट मतलब डिलीट करना, समझे। तो हम जो सर्वर क्रिएट करेंगे फिर आगे आके मिडिलवेयर देखेंगे, फिर डेटाबेस देखेंगे। अब फ्रंट वाला अगर कोई भी रिक्वेस्ट करता है फ्रंट से, यानी कि आप रिएक्ट पे कुछ चीज़ सर्च करते हो तो आपको ऐसा लगता होगा फॉरनली यूज़र उठकर आ गया, वो तो आ गया, बट बैकएंड में पहले वो इसके पास जाता है, जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा ये इजाज़त देगा मिडिलवेयर के पास जाने की, फिर मिडिलवेयर चेक करेगा, डेटाबेस जाने की इजाज़त देगा। तो मतलब कि बैकएंड में सिक्योरिटी इतनी है कि पहले तो वो एक्सप्रेस अगर मना कर देता है सर्वर भेज देगा उसको, अगर गलत रिक्वेस्ट आई है सर्वर वहीं से भगा देगा, वो मिडिलवेयर तक तो पहुँचेगा ही नहीं, फिर बाद में आएगा मिडिलवेयर पे फंस जाएगा। और मिडिलवेयर हमारा इतना सिक्योर बना हुआ होता है कि बात ही छोड़ दो, क्योंकि मिडिलवेयर है, सारा काम ही उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मिडिलवेयर नहीं हुआ हमारी पूरी वो वेबसाइट हैक हो सकती है। और फिर ये मिडिलवेयर इजाज़त देगा डेटाबेस पे जाओ डेटा लेकर आओ, और फिर जब ये डेटा देगा तो वापसी से मिडिलवेयर चेक भी करेगा, और फिर सर्वर भी चेक करेगा, फिर वापसी घूम के इधर पहुँचेगा। तो ये सब हम देखेंगे कैसे होगा, अंडरस्टैंड, ठीक है।